नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ऐसी जबरदस्त क्लास जिसको देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। अब देखिए, आज हम बात करेंगे कि 10 ऐसे स्टॉक जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकते हैं, लखपति बना सकते हैं, या आप पैसे कमा सकते हैं इन स्टॉक से। ऐसे स्टॉक्स को कैसे चूज करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि कई लोगों को ये थंबनेल देखकर लग रहा होगा कि मैं आपको ऐसे 10 स्टॉक बताने वाला हूं जो आपको करोड़पति बना देंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिससे आप खुद अपने अपने 10 स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी मेथड है, सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको देखकर, जिसको सीखकर आप अपने खुद ही चेक कर सकते हैं, खुद ही ढूंढ सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि कई बार आप लोग क्या करते हैं कि YouTube छानते हैं कि कौन से मैं स्टॉक खरीद लूं, कितने में मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं कैसे देखूं, मैं कैसे ढूंढूं, ये वो फलाना ढिमकाना। देखिए, सेबी साफ साफ कहता है कि यदि कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति है तो वो ही सिर्फ आपको ये गाइडेंस दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। या फिर आप खुद की रिस्क खुद लो भैया, कि खुद सीखो, खुद समझो, आपको लगता है तो खुद करो। तो क्यों हम किसी और के चक्कर में पड़े कि उस व्यक्ति का क्या प्रॉफिट है, वो क्या चाह रहा है आपसे, आपको नहीं पता है। इसलिए आप ये चीजें खुद ही सीखकर खुद ही कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की खेल होता है। इसमें पैसे लगाने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए कि आप कहां से लगाएंगे, कितना लगाएंगे। ऐसे अंधाधुंध पैसा नहीं लगाया जाता, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात मैंने क्लियर कर दी है। अब आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि 10 ऐसे स्टॉक अपने खुद के लिए कैसे चुने जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं या देंगे। ठीक है, सिंपल सी मेथड है। कौन से स्टॉक आपको करोड़पति बना सकते हैं, आपको खुद की लिस्ट बनाना है। अब पहली स्टेप क्या है खुद की लिस्ट बनाने की, उसको समझते हैं। अब देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं तो बहुत ही सिंपल चीज कहता हूं और सभी को समझाता हूं कि या तो आप किसी एक्सपर्ट पर भरोसा करें, तो आप सेबी के केस में कौन है, सेबी रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं वो, या फिर आप खुद सीख लीजिए। सिंपल सी चीज है। तो आप खुद पर सीखने पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं भैया? थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाइए, खुद सीखिए, है ना। किसी और पर भरोसा करने से अच्छा है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। अरे आप खुद सीखिए ना, खुद समझिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नीचे आएगा तो आपको निकलना है, ऊपर जाएगा तो आपको बैठना है। सिंपल सी चीज है। तो कैसे देखेंगे, उसकी पहली स्टेप क्या है, उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि सेक्टर से शुरुआत करना है जो ग्रोइंग है। आपको पता होना चाहिए कि भैया सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो है उसमें बहुत सारे प्रकार के स्टॉक है, लेकिन वो स्टॉक जो है सेक्टर्स में बटे हुए। कैसे सेक्टर्स में बटे हुए हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि बैंक सेक्टर है, तो बैंक सेक्टर में कौन से स्टॉक आ जाएंगे। अब बैंकिंग के अंदर भी और भी सेक्टर हो गए, लेकिन मेन एक बैंक सेक्टर है। तो बैंक सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आ जाएंगे, बैंकिंग के जितने भी स्टॉक है वो इसमें आ जाएंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, कैनरा बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, HDFC हो गई, ICICI, एक्सिस बैंक हो गई। इस प्रकार की बैंक कहां आ जाएगी, वो बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगी। तो पहले तो आप खुद क्या कीजिए, अपनी कॉपी पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, जो भी आपके पास सुविधा है, व्यवस्था है, उसमें आप खुद अपनी एक लिस्ट बनाइए कि कितने सेक्टर होते हैं और मुझे किन किन सेक्टर पर भरोसा है कि हाँ, ये जो सेक्टर है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ऊपर ही जाने हैं। सिंपल सी चीज, पहले इसको समझिए। आप क्या करते हैं, स्टॉक ढूंढने के लिए बैठ जाते हैं, वहीं पर आपको दिक्कत होती है और फिर वहीं आप परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले आपको सेक्टर ढूंढना है कि कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो ग्रोइंग हैं। और कुछ सेक्टर तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही चलने वाले हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो सीजनेबल रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो एक समय ग्रोथ देते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ग्रोथ देते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं जो सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं, मतलब कम देते हैं लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो आपको इन बातों को पहले समझना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं इन पर भी डिटेल में वीडियो आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। लेकिन पहले इसको समझिए कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो ग्रोइंग है या हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे। तो अभी मैंने मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे ही सेक्टर रखे हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा ही ग्रोथ होने वाली है उनके अंदर, और ग्रोइंग सेक्टर है। जैसे आपको पता है कि देश, दुनिया, घर, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, कहीं भी जाएंगे आपको बैंक की जरूरत तो पड़ना ही है। मतलब बैंक तो ग्रो होना ही है, सिंपल सी चीज ही है। ठीक है, अब आपका कोई भी काम आज सोच कर देखिए, बैंक के बिना हो सकता है क्या? तो बैंकिंग अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, लेकिन अभी देखो इंडस्ट्री धीरे धीरे करके चेंज भी हो रही है कि आजकल आपको बैंक का काम कम पड़ता है, फोन पे, गूगल पे इनका काम ज्यादा पड़ता है। मतलब आप बैंक से ट्रांजेक्शन सिर्फ इतना करते हैं कि वहां से पैसा आपका इधर आ जाता है, और या फिर यहीं से सीधा बैंक से कनेक्ट करके पेमेंट करते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में धीरे धीरे करके क्या ये चेंज हो सकता है, क्या बैंक की जगह कोई और टेक्नोलॉजी ले सकती है, क्या कोई और नई चीज हो सकती है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी तो इतना समझ में आ रहा है कि अगले 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है वो तो ऊपर जाने ही वाला है। ठीक है, अब
दूसरा सेक्टर क्या हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। अब देखिए जब कोविड था, अब ये बात ये समझने वाली है, लॉजिकल है ना, इनको आपको समझना होगा, चार्ट देखकर भी समझना होगा कि जब कोविड चल रहा था तो आईटी सेक्टर बूम पर था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से बैठकर काम कर रहा था, तो आईटी जो है ना, वो बूम कर रहा था। लेकिन जैसे ही सब ठीक हुआ, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, कई सारी आईटी की कंपनी धराशायी हो गई और आईटी सेक्टर जो है वो भी काफी नीचे आ गया। मतलब वो कुछ सालों से इतनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा जितना कि उसने दिखाया था, है ना। तो अब अभी ये कहां पर है, नए अपने बॉटम बनाती जाती है, मतलब ये नीचे ही है, इतना ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस कंडीशन में भी अभी ये नीचे है, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए नीचे रहेगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर कभी ना कभी तो ग्रो करता ही है। बस उसका सही टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि ये कब ग्रोथ कर रहा है या कब करेगा, ठीक है। ऑटो बहुत समय से नीचे था, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑटो जो है अपने टॉप पर है, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे वो अपने सभी के सभी हाई पर है, चाहे टाटा मोटर्स ले लो, चाहे टीवीएस ले लो, चाहे आइसर ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है अपने टॉप पर है, हाई पर है। इसके अलावा एक और सेक्टर है जो कि अभी ऑटो के साथ ही उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में सारी मेडिकल की जितनी भी कंपनीज होती है ना, फार्मा की जितनी भी कंपनीज होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। तो फार्मा सेक्टर भी अभी टॉप पर बैठा हुआ है, मतलब अपने हाई पर बैठा हुआ है। इसके अलावा एक सेक्टर है मेटल, जो कि हमेशा ही काम में आता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ऊपर नीचे करता है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी जबरदस्त है, क्योंकि मेटल जो सेक्टर है उसमें सारी जो बेस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज होती है, वो होती है मेटल वाली कंपनीज होती है, तो ये भी हमेशा ग्रोथ करना है। तो ऐसे मान लीजिए कि आपने अपने, अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि भैया ये सारी चीजें हो सकती है। अभी जैसे मान लीजिए ग्रोथ हो रही है बहुत सारी एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रोथ हो रही है, तो आप एआई के कोई कंपनी कोई स्टॉक है क्या, है ना। गवर्नमेंट को लेकर आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो उसके अगले दिन, मतलब आज 3 तारीख को ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है कि भैया कौन सी सरकार बनेगी इंडिया में। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट अच्छे नंबर लेकर आती है, मोदी सरकार अच्छे नंबर लेकर आती है, तो गवर्नमेंट के जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने अनुसार जो है ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में क्या ग्रोथ होने वाली है। सिंपल है। पहला जो नंबर का फंडा है वो आपको समझना है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा खुद के अच्छे स्टॉक चुनने के लिए, कि सेक्टर से शुरुआत करें कि कौन से अभी ग्रोइंग है या फिर कोई अंडर ग्रोइंग है या फिर कोई आगे जाके ग्रोथ करने वाले हैं, ये आपको पहले पता करना होगा। सिंपल है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वो क्या कर सकते हो आप देखिएगा। सेकंड स्टेप क्या है कि सेक्टर से शुरुआत करना है ग्रोइंग की, और उसके बाद अब आपको देखो कई सारे लोग क्या होते हैं 20, 25, 30 शेयर खरीद लेते हैं और उसके बाद परेशान होते रहते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, उनका पोर्टफोलियो ही मैनेज नहीं होता है क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता। 30 शेयर आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप परेशान हो रहे हो, 30 देख भी नहीं पाओगे आप ध्यान से, उनकी ग्रोथ, उनका रिजल्ट, उनका कुछ भी देख नहीं पाओगे। उससे अच्छा है कि आप बहुत कम जितने सेलेक्टेड शेयर चूज करोगे या जितनी सेलेक्टेड कंपनी चूज करोगे बेटर होता है। तो आपने मान लीजिए 5 से 10 के बीच में कोई नंबर चुना कि भैया मैं 5 से 10 शेयर के से ज्यादा नहीं खरीदूंगा और उसी 5 से 10 शेयर को ट्रैक करूंगा, उसी में ही अपना निवेश करूंगा, और यदि उनमें प्रॉफिट हो जाता है प्रॉफिट बुक करूंगा, है ना। स्टॉप लॉस आ जाता है या ज्यादा मुझे लगता है कि वो कंपनी ही बेकार हो गई तो उसको हटा के और नई कंपनी ले लूंगा, ठीक है। इस प्रकार की बात है। तो यहां पर अब सेकंड स्टेप क्या हो जाती है कि आपने सारे सेक्टर तो चूज कर लिए, अब आपको क्या लगता है, पहली चीज देखो, दो चीजों पर यह होता है। एक होता है टेक्निकल बेसिस पर, जहां पर आप क्या देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, चार्ट को पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेते हैं। दूसरा क्या होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या होता है कि आप कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, उसका पास्ट देखते हैं, उसका प्रेजेंट देखते हैं, उसका फ्यूचर देखते हैं, उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो देखते हैं, कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, ठप हो गई है, कोई केस लग गया, ये सारी की सारी चीज देखते हैं आप फंडामेंटल में। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टेक्निकल बेसिस पर चीजों को देखना चाहते हैं या फिर फंडामेंटल बेसिस पर देखना चाहते हैं। यदि टेक्निकल बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप किसी इंडिकेटर का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर सिंपल है कि आप प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी के रिजल्ट या उसके भविष्य की ग्रोथ पर आप डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या करना है, टेक्निकल और फंडामेंटल में से आपने किसी एक को चुन लिया या दोनों को ही चुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंडामेंटल भी देखो, उसका टेक्निकल भी देखो, इन दोनों को चुन के आप क्या कर सकते हो, आपको किन 2 बैंक पर भरोसा है पहले अपने आप से पूछो। जैसे आपने मान लीजिए बैंक का सेक्टर चुना, ठीक है, सिंपल है, बैंक का सेक्टर चुन लिया। अब आपको कौन से 2 बैंक ऐसे लगते हैं टॉप, जो आपको लगता है यार ये डूब गए ना तो इंडिया की इकोनॉमी ही डूब जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यदि 0 हुआ तो फिर क्या होगा इंडिया का, आप भी समझ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक यदि ये 0 हुआ तो क्या हो सकता है ना। ऐसे 2-3 बड़े बैंक। तो आपको अपने आप से पूछना है कि जैसे ये तो मैंने एग्जांपल के लिए नाम बताया, ऐसा नहीं है कि आपको यही खरीदना है या इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल है कि आपको अपने आप से पूछना है, जैसे मैंने अपने आप से पूछा वैसे आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या लगता है ऐसे
बैंकिंग के सेक्टर में ऐसे कौन से दो बैंक हैं जो कि हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से, नीचे जाएंगे किसी कारणवश जा सकते हैं, या तो नेशनल कारण या इंटरनेशनल कारण के कारण, लेकिन वो बाद में उठ के अपने लेवल पर आ जाएंगे, उससे ऊपर ही जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन से दो बैंक ऐसे हैं जो आपको ग्रोथ दिलाएंगे? फिर अपने आप से यही क्वेश्चन यहां पर पूछे कि आईटी में कौन सी दो कंपनी ऐसी है यदि वो डूब गई तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मतलब वो डूब नहीं सकती है। ठीक है, वैसे कुछ भी हो सकता है यहां पर, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है? और उनके डूबने से तो फिर बहुत बड़ी समस्या भी क्रिएट होगी। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी दिन बंद हो गया या बंद करने की कगार पर आ गया, तो इंडियन इकोनॉमी में तो मतलब क्या ही सभी फट जाएगा, फिर तो बहुत सारी चीजें नुकसान में आएगी, तो उस समय तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते। तो सिंपल सी चीज क्या समझना है कि ऐसी कौन सी दो कंपनी है जो आपको लगता है कि बेस्ट है, उनके प्रोडक्ट मार्केट में है और उनकी वाहवाही भी होती है और वो बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी देती है। ठीक है, दो शेयर आईटी के हो गए, दो शेयर कहां हो गए? बैंकिंग में। ऐसे ही सवाल पूछो, दो कौन सी ऐसी ऑटो कंपनी है जो बहुत ग्रोथ कर रही है, जो अच्छी अच्छी कार बाइक ये ला रही है ना? तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि टाटा मोटर्स अभी बहुत ग्रोथ कर रही है, या टीवीएस मोटर्स बहुत ग्रोथ कर रही है, उन्होंने बॉटम से टॉप लगाया है, बहुत अच्छी रैली दी है, मतलब 100% का रिजल्ट दिया है। तो ये बात आप समझ में आती है कि चलो भैया ऑटो की दो कंपनी होगी। फार्मा में पूछो अपने आप से कि ऐसी दो कौन सी कंपनी है इंडिया के अंदर जो बहुत बढ़िया दवाइयां बनाती है, जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट है या वो बहुत फेमस है ना? इसके बाद मेटल में पूछो अपने आप से कि कौन सी ऐसी दो कंपनी है मेटल की जो कि बहुत ग्रो कर रही है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 5 सेक्टर क्रिएट किए थे, तो 5 सेक्टर में मेरे दो करके कितने शेयर हो गए? मेरे पास 10 शेयर इकट्ठे हो गए कि भैया ये दो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में अच्छे हैं, ये दो मेटल में है, दो फार्मा में है, दो आईटी में है ना, और दो ऑटो में है। इस प्रकार से मेरे पास 10 शेयर की खुद ही एक लिस्ट बन जाएगी। आप समझना, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ट्रायल के लिए पहले क्या कीजिए, सिर्फ हर एक के 5-5 पर ट्राई कीजिए, मतलब एक बैंक, एक आईटी, एक ऑटो, एक फार्मा, एक मेटल, 5 शेयर 6 शेयर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एकदम कम कैपिटल के साथ एक 2 3 4 शेयर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक रैली को कैप्चर कर सकते हैं, एक स्विंग ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, इस प्रकार से के देख सकते हैं। आपको लगता है यार मेरे पास कैपिटल ज्यादा है, मैं रिस्क ले सकता हूं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सेक्टर से 2 उठा लो। जैसे अभी हमने बात की कि आपके पास है 10 शेयर की लिस्ट, अब आपको उसमें से 5 की बनाना है लिस्ट, 10 की बनाना लिस्ट, 7 की बनाना है, 6 की बनाना है, वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इसको टिपिकल नहीं बनाना है। जितना ज्यादा आप उसमें खोएंगे, जितने ज्यादा शेयर चूज करेंगे, जितना ज्यादा परेशान होंगे, हड़बड़ी में सारी की सारी चीजें खत्म कर लेंगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस समझ में आ गई। अब तीसरा स्टेप क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। तीसरा स्टेप क्या है, आपको क्या करना है कि मार्केट के साथ उन स्टॉक के फॉल होने का वेट करना है। अब देखो, मार्केट फॉल मल्टीपल रीजन से हो सकता है, लेकिन यदि 2 बड़े रीजन की बात करूं तो वो क्या हो सकता है कि भैया एक तो नेशनल न्यूज है या ग्लोबल न्यूज है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो मार्केट के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लोगों को लग रहा है कि यहां पर ये पैसा रखना सेफ नहीं है, यहां से मुझे गोल्ड में शिफ्ट होना है, या कोई ऐसी फिक्स चीज है वहां शिफ्ट होना है। तो सिंपल क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी मार्केट में डर का माहौल रहता है और लोगों को लगता है, बड़े लोगों को, मतलब हम अपनी रिटेलर की बात नहीं कर रहे, बड़े लोगों को लगता है कि अब मेरा जो पैसा है वो यहां पर सेफ नहीं है। कहां पर सेफ नहीं है, स्टॉक मार्केट में सेफ नहीं है, अब यहां से मेरे पैसे को नुकसान हो सकता है, तो वो अपना पैसा निकालना चालू करते हैं और कहां पर डालते हैं, वो अपना पैसा ऐसी जगह पर डालते हैं जहां पर उनको फिक्स रिटर्न मिल सके उस समय के लिए, जब तक मार्केट नीचे आएगा। सिंपल है, थ्योरी समझ में आई कि मार्केट में पैसा बड़े लोग तब लगाते हैं जब उनको लगता है कि अब नीचे आ गया है, अब ऊपर जाने वाला है, और कब निकालते हैं, जब उनको लगता है भैया अब टॉप हो गया है, टॉप पर आ गया मार्केट, अब इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो वो अपना पैसा निकालकर कहां लगाते हैं, ऐसी चीजों में लगाते हैं जहां पर उनको पता है कि हाँ भैया यहां पर तो मेरे को फिक्स इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बर्बाद होने से अच्छा है कि फिक्स रिटर्न ले लो, सिंपल सी चीज है। तो ये बात समझना है आपको। तो मार्केट के साथ उन स्टॉक के फॉलो होने का वेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, यदि कोई कंपनी अपनी न्यूज की वजह से, अपने किसी बैड बिहेवियर की वजह से, अपने किसी बैड रिजल्ट की वजह से, अपने किसी बैड डिसीजन की वजह से नीचे आती है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसको रिपीट कर करके सुन लेना। ठीक है, यदि ऐसे रीजन के कारण कोई कंपनी नीचे आती है, तब आपको यह समझना है कि भैया आपको उस कंपनी में निवेश नहीं करना है, और एटलीस्ट उस समय के लिए तो नहीं करना है जब ऐसी कोई न्यूज आ रही है, या कंपनी ने बैड बिहेवियर किया है, या उसके रिजल्ट कुछ बहुत बुरे आ गए हैं। ऐसे समय में आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, सेक्टर यदि आपको टोटल लग रहा है कि यार ये सेक्टर या इंडेक्स पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड बना रहा है इस प्रकार से, और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि कोई नेशनल न्यूज है या ग्लोबल न्यूज है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कोविड एक न्यूज थी। अब कोविड के टाइम में क्या हुआ कि मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिखाया।
अब यहां पर क्या होता है, सबके साथ होता है। ये आपको लग रहा है कि यार आपके साथ ही होता है, कोई एक्सपर्ट होगा उसके साथ ऐसा नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी मार्केट गिरता है ना, अच्छों को डर लगता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको डर तो लगेगा ही। हाँ, उसके पास नॉलेज होता है, इसलिए वो क्या करता है कि जितनी बड़ी गिरावट होती है, जैसे मान लीजिए पहले मार्केट यहां गिरा तो उसने क्या किया, यहां अपना थोड़ा पैसा डाल दिया, मान लो 20% डाल दिया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, यहां और 20% डाल दिया उसने, फिर नीचे गिरा, यहां और 20-30% डाल दिया। ऐसे करके वो क्या करता है, जितना मार्केट फॉल करता जाता है, वो कभी भी एक साथ पैसे लगाने का वेट नहीं करता है। वो जितना मार्केट फॉल होता है, अपना पैसा वहां पर डिप्लॉय करते जाता है, अपना पैसा वहां पर लगाते जाता है। ये सिंपल सी थ्योरी होती है बड़े लोगों की या बड़े इन्वेस्टर की, कि भैया वो धीरे धीरे करके जितना नीचे जाएगा, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल मार्केट वापस ऊपर जाएगा ही। चाहे इंसान हो चाहे मार्केट, ऊपर तो सबको जाना ही है, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं कि पूरा नीचे गिर जाए तब लगाऊंगा, तो पूरा नीचे गिरेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से गिरेगा और कहां से उठेगा, तो इसलिए उसकी चिंता आप छोड़ दो। तो जब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाता है और अपने लोअर लो लोअर हाइज बनाता है, मार्केट किसी न्यूज के कारण नीचे जा रहा है या नॉर्मली अपना एक करेक्शन कर रहा है, ये सब चीजें आपको पता चलती रहेगी। जब आप मार्केट को देखना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें पता चलती जाती है। एक दिन में कुछ नहीं होता, 1 साल 2 साल 3 साल जब लगाओगे, मार्केट के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ऐसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओ अच्छा, मार्केट ऐसे बिहेव करता है या ऐसे चलता है। ठीक है, तो जब भी किसी सेक्टर को आप देखो कि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वो किसी कारणवश ही चल रहा होगा, या तो ग्लोबल न्यूज होगी या नेशनल न्यूज होगी, या फिर रिसेशन आ रहा होगा, या फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट अपना एक करेक्शन कर रहा होगा, ये कोई भी एक कारण होगा जिसके कारण मार्केट नीचे आ रहा होगा। आपको वो कारण जानना है पहले कि मार्केट नीचे क्यों आ रहा है। जब पता चल जाए कि मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, तब आपको देखना है कि ये एक नया अप ट्रेंड, मतलब डब्ल्यू पैटर्न आप हमेशा देखिए कि एक नया अप ट्रेंड, मतलब अपने लास्ट लोअर लो लोअर हाई, जो लोअर हाई होता है उसको तोड़कर कब एक नया ट्रेंड बना रहा है, रिवर्स कब कर रहा है, इस बात का वेट करना है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। और उसी टाइम में देखिए कि आपने जो फेवरेट स्टॉक की लिस्ट बनाई थी, फिर से सुनिएगा, उसी समय आपको देखना है कि आपने जो फेवरेट स्टॉक की लिस्ट बनाई थी, क्या वो भी एक अप ट्रेंड बना रहे हैं। तो जितना आप बॉटम में खरीद सकते हैं उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हां, एक चीज यही समझना है कि आपको ऐसे स्टॉक नहीं खरीदना या ऐसी चीजें नहीं ले लेना है जो किसी खुद की न्यूज के कारण फेल हो रही हो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आइडिया आ गया एकदम नीचे, है ना, वो आ गया 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ऐसे कोई प्राइस पे आ गया मान लो, और अब उसको खरीदने जा रहे हैं कि अरे आइडिया तो बहुत नीचे, अब मैं इसको खरीद लेता हूं, बड़ा है, जब भी बढ़ेगा तो मेरे को तो मजा आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही बात आपको समझना है। मान लो कि HDFC नीचे आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि HDFC क्या बना रहा है, पहले अपना एक हाई बनाया ऐसे ऐसे करके और फिर एक छोटा सा लो बना रहा है। तो अब HDFC लो बना रहा है तो मुझे उस पर ट्रस्ट है। क्यों है? क्योंकि वो लो किसी दूसरे कारण के कारण बना रहा होगा, चाहे नेशनल न्यूज हो, ग्लोबल न्यूज हो, खुद में कोई छोटा मोटा करेक्शन आया हो, इस कारण नीचे आ सकता है। लेकिन क्या HDFC अपने प्राइस पर वापस आ गया कि मतलब जहां ओपन हुआ था, जैसे मान लो आज HDFC एक कोई भी एक प्राइस ले लेते हैं कि 1400 पर चल रहा है, ठीक है, 1400 पर चल रहा है, तो क्या HDFC 600 700 ऐसे कोई प्राइस पर आ गया, 500 200 300 ऐसे कोई प्राइस पर आ गया? नहीं आया। तो ये छोटे छोटे से करेक्शन है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरना किससे है? जब आपको पता है कि आइडिया एक जगह, मान लो अभी मेरे को पता नहीं उसका टॉप क्या था, लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 400 का मान लो टॉप लगाया था उसने, और अब आ गया वो 2 रुपए 4 रुपए 8 रुपए ऐसे किसी प्राइस पर चल रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये कंपनी अभी तुरंत ही ऊपर चली जाएगी या तुरंत ही 400 पर चली जाएगी? नहीं भैया, इसको बोलते हैं होप ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं पैनी शेयर, है ना। ये होप ट्रेडिंग कर रहे हो आप पैनी शेयर लेके कि ये किसी दिन फटेगा तो मेरा बारे न्यारे हो जाएंगे, मतलब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये गलती यदि आप करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे आप कहीं भी ऐसी जगह पर डिप्लॉय करके रख देंगे। हाँ, यदि आपको करना ही है, बहुत अंदर से मन हो रहा है कि भैया अब तो पेट ही दुख रहा है, मेरे को तो करना ही है, तो थोड़ा सा पैसा इसमें लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर पैसा लगाना जो है वो सेफ नहीं होगा, है ना। इस बात को समझिएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि उस समय में आपको क्या देखना है, मेन चीज क्या देखना है तीसरे पॉइंट में, कि कोई सेक्टर नीचे आ रहा है क्या, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है क्या, और उसी समय में उसके शेयर भी नीचे आ रहे हैं क्या। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो आपकी फेवरेट 2 कंपनी है, यदि वो वापस से अप ट्रेंड बनाना शुरू करती है या जितना बॉटम बनाती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। वो आपके रिस्क और मनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी चीज है, आपको इस बात को समझना होगा कि या तो आप सेबी रजिस्टर्ड पर भरोसा कर सकते हैं या आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। अब आप किस पर भरोसा करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट। अब एक अगला पॉइंट क्या है, आपको कुछ शर्तों को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां ऐसा नहीं है कि भैया ये चीज सिखा दी तो बस यही हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है। तो कुछ शर्तें मैंने बनाई हैं जिसको ध्यान रखना होगा कि पूरा मार्केट किसी ग्लोबल या नेशनल न्यूज के कारण गिरना चाहिए। जब भी आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो उसकी खुद की न्यूज के कारण गिरे, ऐसा नहीं। जैसे एक अडानी का शेयर था, जब उसकी न्यूज आई कि भैया ये तो फेक कंपनी है, फ्रॉड है, फलाना ढिमकाना, तो वो स्टॉक जो है सीधा का सीधा
नीचे की ओर गिर पड़ा, अब वापस से ऊपर चला गया, लेकिन जब उसका कोर्ट केस हुआ और वो जीत गया, उसके बाद वापस से अब ऊपर अप ट्रेंड बनाने लगा। लेकिन एक समय आया था जब वो एकदम एक बड़ा फॉल लगाया था। तो क्या उस स्टॉक ने नेशनल न्यूज या कोई ग्लोबल न्यूज के कारण गिरा था? नहीं, वो तो अपनी ही किसी न्यूज के कारण नीचे गिरा ना। तो आपको यह ध्यान देना है कि अच्छे स्टॉक में निवेश भी करना हो और उसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा है कि भैया मार्केट किसी नेशनल या किसी ग्लोबल न्यूज के कारण नीचे आ रहा हो और फिर आपको पता लग रहा हो कि हाँ भैया बॉटम बना रहा है, अब यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये पहला चीज, ये ध्यान रखना है। स्टॉक वाली कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आपको सबसे मेन चीज समझना है कि जो भी स्टॉक आप लेना चाहते हैं, जो भी आपके 10 बेस्ट स्टॉक है जो ऊपर जाएंगे, उसमें खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उस कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो स्टॉक नीचे जा रहा है। तो आपको न्यूज को भी ऐसे ट्रैक करना है। कई लोग पूछते हैं कि भैया न्यूज कैसी देखी जाए? सिर्फ इतनी सी न्यूज देखना है आपको कि ये स्टॉक यदि नीचे जा रहा है तो ग्लोबल या नेशनल का न्यूज के कारण जा रहा है या फिर अपनी ही किसी गलती के कारण नीचे जा रहा है। इतनी बात आपको समझना है। ठीक है, उस सेक्टर के और भी स्टॉक गिर रहे हो, ये भी आपको समझना है कि यदि आप गिरावट में खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यार उसी समय में और भी जो उसके स्टॉक है वो भी नीचे गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, कि अकेला ही नीचे जाता जा रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि वो यदि अकेला नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या कि उसी स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नीचे जा रहा है, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो आपको यह भी समझना है कि यदि डाउन ट्रेंड बना रहे तो उस सेक्टर के और भी स्टॉक सेम गति से नीचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये भी देखना है। और एक लंबे समय में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इन शर्तों को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो 10 शेयर ऐसे चुन लिए। अब एक और बात जो आपको याद रखना है कि हर डिप में बाय करो और लंबे समय होल्ड करो। प्रॉफिट का यही फंडा है। जब हम शुरुआत में खुद सीखे थे तब हमने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक पकड़े। जैसे मैंने टीवीएस का स्टॉक एक पकड़ा था, बहुत अच्छे 1038 के भाव में मैंने पकड़ा था, आज 2000 कुछ चल रहा है। लेकिन क्या मैं 2000 तक बैठ पाया? नहीं, क्योंकि शुरुआत थी हमारी। तो हुआ क्या कि शुरुआत में हमको थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ और जब एक करेक्शन करने मार्केट नीचे आता था तो हमको डर लगता था कि अरे इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया तो नीचे आ रहा है, तो हम जल्दी जल्दी निकल जाते थे। हमारे साथ भी ये दिक्कतें हुई। जैसे रिलायंस हमने लिया था, रिलायंस जब ऊपर गया और एक डिप मारने नहीं आया, करेक्ट करने आया नीचे, तो वो छोटे छोटे से करेक्शन होते हैं। कैसे कि मार्केट ऊपर जाता है, जैसे हमने टीवीएस को यहां पर लिया, यहां तक गया और उसके बाद यहां आया तो हम निकल गए। आप समझिएगा, जब हम नए नए होते हैं ना मार्केट में, तो ये प्रॉब्लम आती है कि आप किसी भी एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाते। उसका क्या कारण रहता है? नोविस, आप नवसिखिए हैं, नए हैं। हम भी कभी थे, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने यहां पर 1038 में खरीदा है ना, यहां पर मान लो 1100 रुपए गया है ना, और वापस से आ गया 1070 रुपए में, 1070 रुपए में, तो हमने बेच दिया। एक एग्जांपल बता रहा हूं ये, ठीक है, कि यहां पर खरीदा, यहां तक गया, हमको अच्छा प्रॉफिट दिखाने लगा। जैसे ही ये थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ तो हमने कहा अरे अरे ये तो नीचे आ जाएगा। तो डर के कारण हमने क्या किया कि शुरुआत पे उसको निकाल दिया। लेकिन अब समझ में आता है कि यदि उसी चीज को हम होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि आप यहां पर खरीद रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये है, 1 सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि जब तक इससे नीचे ट्रेड नहीं करने लगता आप उसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, एटलीस्ट आप फायदे में तो है। ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। हाँ, अब जहां यहां बैठने की बारी आती है, कई लोग क्या करते हैं, उल्टे में बैठ जाते हैं कि मान लीजिए 1038 का स्टॉक था, अब वो आ गया है 700 पर, अभी भी बैठे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज गड़बड़ है कि भैया ये स्टॉक यहां से यहां आ गया, आप निकल नहीं रहे हो, और यहां से यहां जाके थोड़ा सा नीचे आया और आप निकल गए। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और मुझे तो एक ही बात समझ में आई है, इस जितना भी मेरे सालों का एक्सपीरियंस, उससे एक ही चीज समझ में आई है कि प्रॉफिट जो है ना वो अप ट्रेंड में बैठने का ही है, या आपके साइड, आपके ट्रेंड में जो भी आपका ट्रेंड है, यदि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, जिस भी साइड आपने ट्रेड लिया है उसमें होल्ड करने का या बैठने का ही प्रॉफिट मिलता है, और कोई चीज नहीं है। मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, और मार्केट आपको बहुत डराएगा, बहुत धमकाएगा कि निकल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन आपको उसे डरना नहीं होता है, आपको पेशेंसफुली वेट करना होता है। लेकिन जब भी इस प्रकार का नुकसान हो तो कभी नहीं बैठना चाहिए, उसमें जो भी आपका स्टॉप लॉस तय हो उसी में आपको निकल जाना चाहिए। आई होप कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग था, बहुत मजा आया होगा, और आप शायद उम्मीद लगाकर आए होंगे इस वीडियो में कि भैया मुझे 10 स्टॉक बता देंगे, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो मेरी ऐसी सोच भी नहीं है ना, और मैं ऐसा करता भी नहीं हूं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर नहीं है। ये सिंपल सी चीज है। हम आपको इतना गाइड कर सकते हैं कि आप खुद कैसे एक एक्सपर्ट धीरे धीरे करके लाइफ में बन सकते हैं। एक दिन में स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं बना जा सकता, एक महीने, एक साल में नहीं बना जा सकता, लंबा समय लगता है। आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड 3-4 देखने पड़ते हैं, तब जाके आपको अक्ल आती है, और अक्ल आने के साथ साथ आपकी कई बार कैपिटल भी जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि कम और छोटी कैपिटल के साथ यदि सीखना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो भैया, इससे दूर रहो।
किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही आप निवेश करो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।